हम पढ़ रहे थे हमारा अर्थशास्त्र विषय। अर्थशास्त्र विषय के जो हमने पहली पुस्तक है जिसमें हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किया। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हमने जाना कि किस प्रकार से उपभोक्ता अपने जो कल्याण है उसको अधिकतम करने की कोशिश करते हैं, जो उत्पादक है वो अपने लाभ को अधिकतम करने की कोशिश करते हैं। फिर हमने उनके द्वारा जो भी लागतें हैं, आगम हैं और इसके अलावा जो बाजार है उनका अध्ययन हमने उसमें किया। हमने जाना कि किस प्रकार से कि एक व्यक्तिगत फर्म, व्यक्तिगत इकाई, व्यक्तिगत उद्योग किस प्रकार से व्यवहार करते हैं। लेकिन हम केवल व्यक्तिगत ही तक ही नहीं सीमित रह सकते, हमें पूरे संपूर्ण अर्थव्यवस्था का भी अध्ययन करना है, क्योंकि जो विभिन्न व्यक्तिगत इकाइयां मिलकर ही क्या बनाती हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था बनाती हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के जो परिवर्तन है जो व्यक्तिगत है उसको भी क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, और जो व्यक्तिगत के परिवर्तन है वो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को फिर भी इतने प्रभावित नहीं कर पाते हैं। तो हमें यहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में बहुत जानना अति आवश्यक है, जिसके बारे में हमें हमारी जो सेकंड बुक है समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय उसमें यहाँ दे रखा है, जिसका कि पहला लेसन है परिचय, जिसमें हम जानेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता क्यों हुई, समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव किस प्रकार से हुआ और किस प्रकार से विभिन्न क्षेत्र आपस में क्या होते हैं, अंतर्निहित होते हैं, संबंधित होते हैं और वो आपस में कार्य करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया, समष्टि अर्थशास्त्र अर्थात जो व्यक्ति इकाइयां होती है उसके जस्ट विपरीत व्यक्ति की इकाइयों का जो समूह होता है वो क्या कहलाता है, समष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है, जिसमें हम एक व्यक्तिगत उपभोग, व्यक्तिगत उत्पादन इसकी बात नहीं करते, बल्कि जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कितना उपभोग हो रहा है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था की क्या आय है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कितना उत्पादन हो रहा है, उसका अध्ययन करते हैं हम समष्टि में, अर्थात संपूर्ण का अध्ययन किया जाता है। हम पूरे देश को एक पूरे तरीके से देखते हैं, एक इकाई के रूप में देखते हैं, तो उसका अध्ययन हम समष्टि में करते हैं। अब हम इस पार्ट में जानेंगे कि इस वीडियो में हम ये अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसकी उत्पत्ति हुई, समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता क्यों हुई। यदि व्यष्टि अर्थशास्त्र था जिसके अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जाना, तो समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता क्यों हुई, इसके बारे में हम ये अध्ययन करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से ही क्या हुआ है, समष्टि अर्थशास्त्र का क्या हुआ है, जन्म हुआ है। तो शुरू करते हैं समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में अध्ययन। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में जो सभी वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन स्तर में एक साथ संचलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। जो सभी वस्तुओं और सेवाएं हैं वो एक साथ उनमें उतार चढ़ाव पाया जाता है। आप नोट करेंगे कि यदि खाद्यान्न वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो खाद्यान्न वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि हो रही है, तो औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में अपना आप वृद्धि होगी। क्यों? क्योंकि उत्पादन में वृद्धि हुई है तो कुछ खाद्यान्न वस्तुएं, जैसे कि हम गन्ने को ले लें तो गन्ना क्या है, खाद्यान्न वस्तु है, लेकिन गन्ना एक तरह से औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में भी काम में आता है, क्योंकि गन्ने से क्या बनती है, चीनी भी बनती है। आ रहा है बच्चों समझ में? इस तरह से हम कपास को ले तो कपास से रुई भी बनती है। तो सभी में लगभग बराबर संचलन की प्रवृत्ति होती है, अर्थात जो उतार चढ़ाव है वो सब में बराबर होता है। आपने देखा होगा कि यदि अमेरिका में मंदी आ रही है, अमेरिका में क्या हो रहा है, यदि अमेरिका में मुद्रास्फीति है तो उसका प्रभाव पूरे सभी देशों पर पड़ेगा। क्यों? क्योंकि एक देश का बाजार दूसरे देश के बाजार से क्या है, जुड़ा हुआ है। ये तो विभिन्न देशों की बात हुई। यदि हम एक हमारे देश में, यदि भारत देश में देखें तो बहुत सारी वस्तुओं का बाजार आपस में क्या है, जुड़ा। यदि हम बात करें पेट्रोल की, डीजल की, तो ये कहा जाता है कि पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, तो उस चीज़ का प्रभाव उस इंसान पर भी पड़ता है जो कि पेट्रोल का प्रयोग नहीं करता, जिसके पास चलाने के लिए कोई मोटरसाइकिल या कोई स्कूटर नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा ट्रांसपोर्टेशन है अर्थात जो परिवहन है वो क्या हो जाता है, महंगा हो जाता है। वो महंगा हो जाता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, हर वस्तु पर पड़ता है, क्योंकि वस्तु को लाना और ले जाना क्या होता है, महंगा हो जाता है। तो जिससे वस्तुओं की कीमत भी क्या हो जाती है, महंगी हो जाती है। तो मुद्रास्फीति इससे आ जाती है। आ रहा है बच्चों समझ में? तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि सभी वस्तुओं में एक साथ क्या पाई जाती है, संचलन की प्रवृत्ति पाई जाती है। जिनमें उतार चढ़ाव है वो एक साथ आते हैं। खाद्यान्न वस्तुओं के उत्पादन में वृद्धि होती है तो औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो यहाँ पर यही लिखा है कि खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि हो रही है तो औद्योगिक उत्पादन में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं की जो कीमतें हैं उसमें भी साथ साथ बढ़ने और घटने की प्रवृत्ति पाई जाती है। एक वस्तु की कीमत बढ़ती है, यदि ये बात बताओ, धागे की कीमत बढ़ती है तो कपड़े की कीमत बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी? बढ़ेगी, क्योंकि जो धागा है वो उसी से क्या बन रहा है, कपड़ा बन रहा है। तो धागा यदि महंगा हो जाएगा, उसका कच्चा माल महंगा हो जाएगा तो कपड़ा भी तो महंगा हो जाएगा। कपड़ा महंगा हो
जाएगा तो सिलाई भी महंगी हो जाएगी। तो इस तरीके से सारी चीज़ों में आपस में कोई ना कोई कोरिलेशन होता है, तो इनमें आपस में घटने और बढ़ने की प्रवृत्ति पाई जाती है। आ रहा है बच्चों समझ में? तो विभिन्न उत्पादन इकाइयों में भी रोजगार स्तर में क्या होते हैं, एक साथ घटते बढ़ते हैं। यदि जो कोई इंडस्ट्रीज में, एक इंडस्ट्री में लगा हुआ है व्यक्ति जो चला रहा है उस इंडस्ट्री को, उसमें यदि रोजगार का स्तर क्या हो रहा है, घट रहा है, तो दूसरे पर भी घट रहा है। क्यों? क्योंकि वो जो मंदी का असर हो रहा है, यदि पूरे देश में मंदी आई हुई है तो उसका असर केवल एक फर्म या एक फैक्ट्री पर नहीं पड़ेगा, उसका असर संपूर्ण फैक्ट्री पर पड़ेगा। यदि देश में मंदी है तो पूरे संपूर्ण देश में क्या होगा, रोजगार का स्तर कम हो जाएगा। सभी लोग अपने जो भी श्रम लगा हुआ है उसको हटाने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत सारी मात्रा में पहले से उत्पादन है जो कि बिक ही नहीं रहा है। वो बिक नहीं रहा है तो फिर वो और उत्पादन करके क्या करेंगे। तो यदि एक जगह रोजगार का स्तर बढ़ता घटता है तो उसका असर दूसरे जगह पर भी पड़ता है। आगे बच्चों समझ में, यहाँ पर यही लिखा हुआ है, यदि अर्थव्यवस्था में विभिन्न उत्पादन इकाइयों में उत्पादन स्तर, कीमत स्तर, रोजगार स्तर संबंधित हो तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का विश्लेषण क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो हम इस तरीके से देख रहे हैं कि एक चीज़ की कीमत का असर दूसरी चीज़ों पर भी पड़ रहा है। एक जगह यदि रोजगार का स्तर है उसका दूसरी जगह पे असर पड़ रहा है। तो सारी जो अर्थव्यवस्था है वो आपस में क्या हो गई है, अंतर संबंधित हो गई है, आपस में लिंक्ड है। तो हमें इस तरीके से संपूर्ण अर्थव्यवस्था का यदि हम विश्लेषण करते हैं, क्योंकि आपस में सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो ऐसे विश्लेषण करना तो बहुत ही आसान हो जाता है। क्योंकि एक की कीमत का स्तर, हम ये कह सकते हैं ना कि कीमत बढ़ रही है तो ये चीज़ें घट रही है, ये चीज़ें घट रही है तो ये चीज़ें बढ़ेंगी। आपस में संबंध है वो यदि एक तरह से क्लियर हो जाता है तो इस तरीके से जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन है वो बहुत ही आसान हो जाता है। आ रहा है बच्चों समझ में? व्यष्टि अर्थशास्त्र के जैसे परिवर्ती जो चर होते हैं, जैसे कीमत है, ब्याज दर है, मजदूरी दर है आदि, देश के कुल उत्पादन व रोजगार स्तर से संबंधित होंगे। क्योंकि देश में कितना कुल उत्पादन हो रहा है, कितना रोजगार हो रहा है, उसी से निर्धारण होता है कि व्यष्टि में कितनी मजदूरी दर रहेगी, कितनी ब्याज दर रहेगी। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के जो परिवर्ती चर हैं, जिसमें कि दे रखा है कीमत है, ब्याज दर है, वो समष्टि से ही प्रभावित होती है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था में क्या कीमत स्तर चल रहा है उससे हम व्यक्तिगत कीमत का स्तर भी ज्ञात कर सकते हैं। तो रोजगार स्तर से क्या होते हैं, आपस में संबंधित होते हैं। इसका सरलीकरण समष्टि अर्थशास्त्र से ही किया जाता है कि संपूर्ण देश में आप देखो कि क्या रोजगार का स्तर है, क्या कीमत स्तर है, तो उससे ही हम व्यष्टि अर्थशास्त्र की कीमत स्तर, रोजगार स्तर आदि को हम सरलीकरण कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद है कि एक वस्तु की कीमत, ब्याज दर, मजदूरी, लाभ आदि के साथ जो भी होता है वही सामान्यतः अर्थव्यवस्था में क्या होता है, सभी वस्तुओं के साथ होता है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि यदि पेट्रोल की कीमत के साथ जो हो रहा है उसका असर क्या होगा, सारी वस्तुओं के साथ होगा। अर्थव्यवस्था में सारी वस्तुएं अंतर संबंधित होती है। एक वस्तु की कीमत के साथ, मजदूरी दर के साथ, ब्याज दर के साथ जो भी होता है उसका जो प्रभाव है वो अर्थव्यवस्था की सभी वस्तुओं पर पड़ता है। यहाँ पर यही लिख रहा है कि अर्थव्यवस्था में सभी वस्तुओं के साथ भी वही होता है। जैसे कि यदि कीमतें बढ़ती हैं, मुद्रास्फीति होती है। मुद्रास्फीति अर्थात जो कीमतें हैं, वस्तु की कीमत क्या हो जाती है, बहुत अधिक बढ़ जाती है। मुद्रा का जो मूल्य है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ठीक है। या रोजगार व उत्पादन स्तर क्या होता है, गिरता है। मंदी का अर्थ क्या होता है, रोजगार भी कम हो जाता है और उत्पादन भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो वस्तुएं बिक ही नहीं पाती हैं, लोग मांग ही नहीं करते उसकी, तो मंदी की स्थिति आ जाती है। तो ऐसे में रोजगार और उत्पादन का स्तर गिरता है। तो परिवर्तित चर के संचालन की सामान्य दिशा भी सभी प्रकार की वस्तु में सामान्यतः उसी प्रकार की होती है। तो जो भी परिवर्तित चर मतलब कीमत है, ब्याज है, मजदूरी है, इन सब पर इन सब का वैसा ही प्रभाव पड़ेगा। मुद्रास्फीति होगी तो इन सब की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यदि मंदी होगी तो इन सब की कीमत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उत्पादन और रोजगार का स्तर क्या हो जाएगा, कम। अर्थात अर्थव्यवस्था में जैसी दशाएं पाई जाती है तो व्यक्तिगत जो चर होते हैं परिवर्ती, उन पर उसका वही असर मालूम पड़ता है। यदि हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था में मंदी की दशा पाई जा रही है तो हम ऐसा कहीं नहीं देखेंगे कि इस इंडस्ट्री में क्या है कि नहीं इसमें तो मंदी नहीं है, इसमें तो स्फीति पाई जा रही है। क्यों? क्योंकि वो इंडस्ट्री भी क्या है, पूरी अर्थव्यवस्था से ही जुड़ी हुई है। आ रहा है बच्चों समझ में? तो जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो सारे हमें व्यक्तिगत अर्थव्यवस्था में अर्थात व्यक्तिगत इकाइयों में भी वही लक्षण दिखाई देंगे, क्योंकि ये आपस में क्या है, जुड़ी हुई हैं। आ गया बच्चों समझ में?
देश की अर्थव्यवस्था विभिन्न क्षेत्रों से मिलकर बनी है। अर्थव्यवस्था के इन विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्निर्भरता व संबंध अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से समझने की अपेक्षा देश की अर्थव्यवस्था की कुछ चीज़ों को समझने में क्या करती है, सहायता करती है। जो देश की पूरी अर्थव्यवस्था है बहुत सारे क्षेत्रों से मिलकर बनी है, जैसे इसमें पारिवारिक क्षेत्र भी आता है, व्यावसायिक फर्म क्षेत्र भी आता है, सरकार भी इसमें आती है, जो विदेशी क्षेत्र है वो भी इसमें आता है। तो ये आपस में क्या है, क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। जैसे घरेलू क्षेत्र हैं, हमने जैसे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ा था कि घरेलू क्षेत्र है, उनके पास क्या होते हैं, उत्पादन के साधन के मालिक होते हैं। तो वो सारे उत्पादन के साधन किसको देते हैं, वो फर्म क्षेत्रों को, व्यावसायिक फर्म क्षेत्रों को देते हैं। व्यावसायिक फर्म में उत्पादन के क्षेत्रों के जो स्वामी होते हैं उनसे क्या लेती हैं, वो उत्पादन के साधन लेती हैं, जिसका प्रयोग कर वो क्या करती हैं, उत्पादन करती हैं। और जो उत्पादित वस्तु और सेवाएं हैं वो क्या करती हैं, वो उसको दे देती है घरेलू क्षेत्र को। तो इस प्रकार से आपस में जो क्षेत्र है वो क्या है, अंतर संबंधित होते हैं, अंतर निर्भरता होती है उनकी। तो इसको पूर्ण रूप से समझने की अपेक्षा हम देश की अर्थव्यवस्था की जो कुछ चीज़ें हैं, हम पूरी देश तरफ से देखने के अलावा हम क्या देखते हैं, कुछ चीज़ों को ही हम देख सकते हैं, को समझने में क्या करता है, हमें सहायता करता है। यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में अंतर्निर्भरता व संबंध है। इसको हम पूर्ण रूप से समझने की अपेक्षा देश की अर्थव्यवस्था की कुछ चीज़ों को हमें क्या करती है, समझने में यहाँ पर सहायता करती है। जैसे कि यदि किसी प्रतिनिधि वस्तु को ध्यान से रखकर अध्ययन किया जाए तो वस्तु विशेष के कुछ विशिष्ट गुणों की क्या की जा सकती है, उपेक्षा हो सकती है। देखो बच्चों, यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि हम यदि पूरी अर्थव्यवस्था का अध्ययन न करके, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो बहुत विशाल है, हम सारी वस्तुओं का अध्ययन करके एक प्रतिनिधि वस्तु ले लें। यदि प्रतिनिधि वस्तु को ले लें तो प्रतिनिधि वस्तु के जो भी गुण हैं, दोष हैं, हम केवल उसका अध्ययन करेंगे, चाहे वो गुण या दोष बाकी की वस्तुओं में हो या ना हो। आ रहा है बच्चों समझ में? क्योंकि प्रतिनिधि अब तो क्या होता है, सैंपलिंग में हमने लिया है तो प्रतिनिधि ही होता है, जरूरी नहीं है कि सारी विशेषताएं ही उसमें समावेशित हो। तो इसमें क्या होता है कि हमें कुछ चीज़ों का तो अध्ययन हम कर ही पाएंगे ना, यदि हमने प्रतिनिधि का अध्ययन किया है तो इसका मतलब अर्थव्यवस्था की कुछ चीज़ों को तो हम देख ही पाएंगे, बजाय हम सारी चीज़ों को देख पाएँ। यहाँ पर यह है कि यदि किसी प्रतिनिधि वस्तु को ध्यान से रखकर अध्ययन किया जाता है तो वस्तु विशेष के कुछ विशिष्ट गुणों की तो क्या हो सकती है, उपेक्षा भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि क्या पता उस प्रतिनिधि में वो विशिष्ट गुण ना हो, तो उसकी उपेक्षा भी यहाँ पर हो सकती है। जैसे कि कृषि और औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन की दशाएं क्या होती हैं, अलग अलग होती है। कृषि वस्तुओं को अलग दशाओं में उत्पादित किया जाता है, जो भी कृषिगत वस्तुएं होती हैं, और जो औद्योगिक वस्तुएं होती हैं, जो उद्योगों में काम आती हैं, औद्योगिक वस्तुएं, उनको जो उत्पादित है वो अलग दिशाओं में किया जाता है। किंतु इन श्रमिकों के लिए एक श्रमिक प्रतिनिधि मान लिया जाए तो श्रम के बीच में भेद नहीं हो पाए। लेकिन हम यहाँ पर केवल श्रम का प्रयोग करते हैं, हम ये बोलते हैं कि श्रम, हम ये नहीं देखते कि एक श्रम तो वो होता है जो कि कुशल होता है, ठीक है, जो कि एक बहुत अच्छी तरीके से हमने कह सकते हैं जो मानसिक रूप से कार्य करता है, कंप्यूटर्स पे काम करता है, इंजीनियर काम करता है, वो भी श्रम होता है। और एक होता है जो शारीरिक रूप से काम करते हैं, जो फैक्ट्री में मजदूरों के रूप में काम करते हैं, जो कि कुशल भी नहीं हो सकते। तो इस प्रकार से एक कुशल और अकुशल, लेकिन हम उसको एक प्रतिनिधि मानते हैं क्या, कि श्रम। हम ये नहीं कहते कि उसमें कुछ गुणों की क्या हो सकती है, उपेक्षा भी की जा सकती है। जैसे कि हमने यहाँ उदाहरण दिया कि कृषिगत वस्तु को उत्पादन करने के लिए अलग श्रम होता है, औद्योगिक वस्तु को उत्पादन करने के लिए अलग श्रम होता है। औद्योगिक वस्तु मतलब जो मशीनरी होती हैं, औजार होते हैं, उसको उत्पादन करने वाला, कृषिगत वस्तुएं मतलब जो कि खाद्यान्न सामग्री वगैरह उत्पादन करने वाला। तो इस प्रकार से क्या है कि इस दोनों में श्रम में क्या होती है, विभिन्नता होती है। लेकिन हम एक प्रतिनिधि के रूप में केवल क्या ले लेते हैं, श्रम। हम ये नहीं बोलते कि औद्योगिक श्रमिक, कृषि श्रमिक, हम ये बोलते हैं केवल श्रम और उनके कार्य के घंटों से हम यहाँ पर इसका मतलब निकाल लेते हैं। तो श्रम प्रतिनिधि मान लिया जाता है, श्रम के बीच में यहाँ पर कोई भी भेद नहीं हो पाएगा यदि हम केवल श्रम का प्रयोग करते हैं। जबकि मैंने बताया ना कि कृषि वस्तु को उत्पादन करने वाला श्रम अलग होगा, औद्योगिक वस्तु को उत्पादन करने वाला श्रम अलग होगा। अतः वस्तु के एकल प्रतिनिधि के स्थान पर विभिन्न प्रकार की वस्तुएं ली जा सकती हैं। यदि हम यहाँ पर एकल प्रतिनिधि ना लें, हम विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को यदि ले लें, जैसे कि अर्थव्यवस्था में उत्पादित सभी प्रकार की वस्तुओं के लिए प्रतिनिधि के रूप में 3 सामान्य प्रकार की वस्तुएं ली जा सकती हैं। अब हम यहाँ पर एक प्रतिनिधि वस्तुएं, केवल वस्तुएं प्रयोग ना लेके हम 3 प्रकार की वस्तुएं ले सकते हैं। प्रतिनिधि ना लेके हम 3 प्रकार की वस्तुएं ले लें, जैसे कि कृषि वस्तुएं, औद्योगिक वस्तुएं और सेवाएं।
ठीक है, आ रहा है बच्चों समझ में। अब यहाँ हमने प्रतिनिधि नहीं लिया, बल्कि हमने क्या किया, सभी प्रकार की वस्तुओं को समावेश कर लिया। वस्तुओं को ना लेके कृषि वस्तुओं को, औद्योगिक वस्तुओं को और सेवाओं को, तीनों प्रकार के ले लिया। समष्टि अर्थशास्त्र विभिन्न वस्तुओं का क्या करता है, व्यक्तिगत उत्पादन स्तर, कीमतें, रोजगार स्तर के निर्धारण का विश्लेषण भी करता है। जो समष्टि अर्थशास्त्र है, हम एक एक करके पॉइंट देखेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या क्या अध्ययन करता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र जो विभिन्न वस्तुओं की हमने बात की है, यहाँ पर प्रतिनिधि की बात नहीं कर रहे हैं हम, विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं, चाहे वो कृषिगत है, चाहे औद्योगिक है, चाहे वो सेवाएं हैं, तो उसका जो व्यक्तिगत क्या उत्पादन स्तर रहा है, कुल उत्पादन कितना हो रहा है, उसकी कीमतें क्या है, रोजगार क्या है, उसमें स्तर का निर्धारण, इन सब का विश्लेषण किसमें किया जाता है, समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र से क्या है, भिन्न है। व्यष्टि अर्थशास्त्र की प्रकृति क्या है, व्यक्तिक आर्थिक एजेंट के रूप में है। जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, जैसा कि हमने पहली बुक में पढ़ा था, उसमें एक व्यक्तिक इकाइयों का, व्यक्तिगत फर्म का, व्यक्तिगत उद्योग का, व्यक्तिगत परिवार का, इनका अध्ययन किया जाता है। अर्थात वो एक आर्थिक एजेंट के रूप में कार्य करती हैं। जो व्यक्तिगत इकाइयां हैं वो किसके रूप में कार्य करती हैं, आर्थिक एजेंट के रूप में। आर्थिक एजेंट क्या होता है बच्चों, आर्थिक एजेंट होता है उन व्यक्तियों व संस्थाओं को कहते हैं जो आर्थिक निर्णय लेते हैं। जैसे कि एक व्यक्तिगत फर्म में एक जो उत्पादक है वो क्या निर्णय लेता है अपने लाभ को अधिकतम करने के लिए, एक उपभोक्ता है वो एक वस्तु को खरीदता है तो वो क्या निर्णय लेता है, तो ये निर्णय लेते हैं कि हमें किस तरीके से अपने लाभ को अधिकतम करना है, किस तरीके से हमें अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना है। तो आर्थिक एजेंट्स के द्वारा क्या लिए जाते हैं, व्यक्तिगत निर्णय लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या आते हैं, उपभोक्ता, उत्पादक, सरकार, निगम, बैंक आदि को शामिल किया जाता है, जो कि कौन होते हैं, आर्थिक एजेंट होते हैं, जो कि अपने आर्थिक निर्णय लेते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर बताया कि अर्थशास्त्र की प्रकृति किसमें, व्यष्टि अर्थशास्त्र में कैसी होती है, व्यक्तिक आर्थिक एजेंट के रूप में होती है, जो कि व्यक्तिगत निर्णय लेते हैं। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के निर्णय नहीं लेते, वो केवल किसके निर्णय लेते हैं, व्यक्तिगत निर्णय लेते हैं, जिसमें कौन कौन आता है, उपभोक्ता, उत्पादक, सरकार, निगम, बैंक, ये सब क्या होते हैं, आर्थिक एजेंट होते हैं। आ रहा है बच्चों, जिनको जो कि आर्थिक निर्णय लेते हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र मांग व पूर्ति के व्यक्तिगत बाजारों का अध्ययन करता है, जिसमें आर्थिक भूमिका निभाने वाला अथवा निर्णयकर्ता भी व्यक्ति ही होता है। हमने पढ़ा था, हमने पूरी व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक पढ़ी, तो हमने इसमें यही देखा कि एक व्यक्तिगत फर्म वही निर्णय ले रहा है, एक व्यक्तिगत उपभोक्ता, व्यक्तिगत उत्पादक वही निर्णय लेता है, ठीक है, कि उसे किस तरीके से अपने लाभों को, अपने संतुष्टि को अधिकतम करना है। कि मांग व पूर्ति के व्यक्तिगत बाजार का अध्ययन करते हैं हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में, जिसमें आर्थिक भूमिका जो निभाने वाला होता है, जो आर्थिक निर्णायक होता है, एजेंट होता है, वो ही क्या होता है, व्यक्ति होता है। जो उत्पादक के रूप में क्या करता है, लाभों को क्या करना चाहता है, अधिकतम करना चाहता है, और उपभोक्ता के रूप में अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर उपभोक्ता और उत्पादक की मेनली बात होती है, जो कि उत्पादक तो अपने लाभों को अधिकतम करने की बात करते हैं, और जो उपभोक्ता है वो अपने संतुष्टि को अधिकतम करने की कोशिश करता है, जो कि एक व्यक्तिगत होते हैं। आ रहा समझ में, यहाँ व्यक्तिगत की बात हो रही है, एक पर्सन होता है जिसको हम एक इकाई के रूप में शामिल किया जाता है। आ गया ये व्यष्टि अर्थशास्त्र की। एक बड़ी कंपनी भी क्या है, व्यष्टि भी है। हम ये कहेंगे अंबानी को यदि हम ले लेते हैं तो अंबानी भी क्या है, एक बड़ी कंपनी, वो भी एक क्या है, व्यक्तिगत है। आ रहा है बच्चों समझ में, एक बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं, वो भी क्या होती हैं, व्यष्टि हैं। उसे अपने शेयर धारकों के हितों में कार्य करना होता है, जो संपूर्ण देश हित में नहीं होता, क्योंकि वो जो कार्य करती है वो अपनी इंडस्ट्री के लिए, अपने जो उनके जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए कार्य करती है, ना कि देश हित में कार्य करती है। आ रहे बच्चों समझ में। तो जो व्यक्तिगत चाहे बड़ी कंपनी हो, हम ये कहते हैं कि एक व्यक्तिगत इकाई, तो व्यक्तिगत इकाई मतलब एक बड़ी कंपनी है। कोई भी एक कंपनी जो बड़ी ले लेते हैं हम, तो वो भी क्या होगी, व्यष्टि अर्थशास्त्र ही होगी, वो समष्टि नहीं होगी, क्योंकि वो अपने हित के लिए कार्य कर रही है, देश हित के लिए कार्य नहीं कर रही है। वो अपने शेयर धारकों के लिए कार्य कर रही है, खुद के लाभ बढ़ाने के लिए कार्य कर रही है, संपूर्ण देश हित में वो कार्य नहीं कर रही है। तो बड़ी कंपनी भी क्या होगी, एक व्यष्टि होगी। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र से क्या है, भिन्न है। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण देश को जो प्रभावित करने वाली स्थिति, जैसे कि बेरोजगारी, स्फीति आदि का उल्लेख नहीं है। यह मान लिया जाता है क्योंकि इन्हें व्यक्तिगत क्रेता व विक्रेता बदल नहीं सकते। हमने पूरी व्यष्टि अर्थशास्त्र की बुक पढ़ ली, हमने बेरोजगारी का अध्ययन नहीं किया उसमें, हमने रोजगार स्तर का अध्ययन नहीं किया उसमें, हमने जो कुल उत्पादन स्तर है वो क्या रहेगा, मतलब देश का कुल उत्पादन स्तर क्या रहेगा, हमने उसका अध्ययन नहीं किया। क्यों? क्योंकि व्यक्तिगत उपभोक्ता या व्यक्तिगत उत्पादक इनको बदल नहीं सकते। इनका डिसाइडमेंट कहाँ होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में होता है। ये
पूरे की पूरी समष्टिगत चीज़ें हैं जिसका अध्ययन हम पूरे व्यक्तिगत इकाइयों को मिलाकर जो हम संपूर्ण जो विशाल जो अर्थव्यवस्था बनाते हैं उसमें इसका अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाइयों में इसका अध्ययन नहीं कहते। तो यही लिखा है कि संपूर्ण देश को जो प्रभावित करने वाली जो स्थिति होती है, जब हमारे देश में बेरोजगारी बहुत अधिक हो जाती है, हमारे देश में गरीबी का स्तर बहुत अधिक हो जाता है, ये तो पूरे संपूर्ण देश को प्रभावित करता है। इसका उल्लेख हमें किसमें नहीं मिलता, व्यष्टि में नहीं मिलता। हम इसको पहले से ही मान के चल लेते हैं व्यष्टि में कि ये स्तर है बेरोजगारी का। जैसे कि हमने बताया था कि हम मान्यता मान के चलते हैं, मान्यता जो होती है ना, जो पहले से मानी हुई होती है। अर्थव्यवस्था में, संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुछ भी चल सकता है, लेकिन हम व्यक्तिगत चीज़ों पर उसका जो व्यक्तिगत इकाई है वो संपूर्ण को कभी भी बदल नहीं सकती है, क्योंकि वो एक व्यक्तिगत है, वो केवल अपने तक ही सोचती है, संपूर्ण देश हित में वो नहीं सोचती है। कि यहाँ पर क्योंकि व्यक्तिगत क्रेता व विक्रेता इसको बदल नहीं पाते। हमने जैसे पढ़ा है ना कि एक सागर है, उस सागर में यदि हम एक जग पानी ले भी लेते हैं तो क्या होगा, उस सागर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो सेम टू सेम यहाँ पर भी वैसा है कि अर्थव्यवस्था क्या है, एक पूरी सागर है, और एक व्यक्तिगत कंपनी, व्यक्तिगत क्रेता विक्रेता, ये सब क्या है, एक जग पानी की तरह है। तो उसमें डाल दो या वहाँ से निकाल लो, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो व्यक्तिगत क्रेता और विक्रेता समष्टि को प्रभावित नहीं कर पाते हैं। ठीक है बच्चों, सामान्य संतुलन की जो अवस्था होती है उसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र समष्टि अर्थशास्त्र से में क्या होती है, निकटता होती है। हमने सामान्य संतुलन पढ़ा था ना, जब मांग और पूर्ति एक दूसरे को बराबर होते हैं, जब संतुलन की अवस्था होती है उसमें क्या होता है, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसकी समष्टि अर्थशास्त्र से क्या होती है, निकटता होती है, दोनों आपस में संबंधित होती हैं। समष्टि में संपूर्ण अर्थव्यवस्था की स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। एडम स्मिथ जो कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक माने जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, एडम स्मिथ को बोलते हैं आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। जो हम अर्थशास्त्र जो पढ़ रहे हैं आधुनिक रूप से, उसका जनक है एडम स्मिथ। उन्होंने क्या बोला है कि अर्थव्यवस्था में किस प्रकार से जो वे समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के अध्ययन किया जाता है। यदि सभी क्रेता व विक्रेता निजी हित को ध्यान में रख निर्णय लेंगे तो अर्थशास्त्र को संपूर्ण देश के धन व कल्याण के बारे में अलग से विचार करने की आवश्यकता नहीं होगी। यदि सभी जो क्रेता और विक्रेता निजी हित को ध्यान में रखकर निर्णय लेंगे, उनका कहने का मतलब ये था कि यदि सारे क्रेता और विक्रेता अपने हितों को ध्यान में रखकर काम करते रहे, तो सभी अपने अपने हितों को काम में रखकर ध्यान में रखते रहे, तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में सोचने की जरूरत क्या है, सभी का क्या हो जाएगा, हित हो जाएगा। यही उनका कहना था कि यदि सभी क्रेता और विक्रेता अपने खुद के हित को ध्यान में रखकर निर्णय लेंगे तो अर्थशास्त्र को संपूर्ण देश के बारे में, उसके कल्याण के बारे में अलग से करने की आवश्यकता ही नहीं होगी। ठीक है, किंतु फिर भी हमें समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की आवश्यकता हुई। एडम स्मिथ ने ये वाली बात की ही कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में सभी लोग, जैसा कि हमने पहले वाली बुक में भी पढ़ा है कि सभी लोग अपने उपभोक्ता अपने संतुष्टि को अधिकतम करता है, उत्पादक अपने लाभों को अधिकतम करने की कोशिश करता है, तो सब अपने हितों के बारे में ध्यान कर रहे हैं। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की हमें सोचने की जरूरत ही क्यों है, क्योंकि सबका हित होगा तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था का हित तो होगा ही होगा। तो अर्थशास्त्र को संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में सोचने की आवश्यकता क्यों हुई, वो हम यहाँ पर देखते हैं कि क्यों हुई। पहला जो इसका कारण है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में कुछ मामलों में बाजार विद्यमान नहीं होता। व्यष्टि अर्थशास्त्र में हर चीज़ों में मार्केट को इन्वॉल्व नहीं करते, क्योंकि हम व्यक्तिगत की बात करते चल जाते हैं, संपूर्ण बाजार की यहाँ पर बात नहीं करते, जबकि बाजार का होना शामिल है किसमें, समष्टि अर्थशास्त्र में। दूसरा है, कुछ मामलों में बाजार विद्यमान होता है लेकिन मांग व पूर्ति का संतुलन उत्पादन करने में क्या रहता है, असमर्थ होता है। कुछ जो मामले हैं उसमें बाजार विद्यमान रहता है, तो जो ये मांग और पूर्ति है उसका जो संतुलन है वो उत्पादन करने में क्या होता है, असमर्थ होता है। ठीक है, वो उत्पादन करने की बातें नहीं करता है। अधिकांश स्थितियों में समाज को महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए निस्वार्थ रूप से कार्य करने का निर्णय लेना पड़ता है। इसके लिए व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के निर्णय भी परिवर्तित करने पड़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम ये देखते हैं जो सरकार है वो सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में सोचती है कि लोगों को सार्वजनिक सुविधाएं दी जाए। जो हम ये देखते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो सरकार चाहती है कि लोगों को मुफ्त शिक्षा दी जाए, लेकिन यदि हम निजी हितों की बात करें तो निजी हित कभी भी नहीं चाहते कि लोगों को मुफ्त शिक्षा मिले, क्योंकि वो तो क्या करना चाहते हैं, अपना कल्याण बढ़ाना चाहते हैं, और वो अपने हितों के लिए क्या करेंगे, शिक्षा को भी क्या करेंगे, कभी भी मुफ्त नहीं देंगे। तो इसके लिए क्या होता है, जो व्यक्तिगत आर्थिक एजेंट है उनके निर्णय को भी क्या करना पड़ता है, परिवर्तन करना पड़ता है, यदि सरकार क्या करती है, सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करना चाहती है। तो समष्टि का अर्थ क्या होता है, संपूर्ण अर्थव्यवस्था। तो संपूर्ण अर्थव्यवस्था में यदि हमें महत्वपूर्ण सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति करनी है तो हमें जो व्यक्तिगत निर्णय है उसको क्या करना होगा, बदलना होगा।
आ रहा है बच्चों समझ में? तो इस प्रकार से जहाँ व्यष्टि अर्थशास्त्र काम कर रहा है तो हमें व्यष्टि अर्थशास्त्र की चीज़ों को चेंज करके वहाँ पर समष्टि अर्थशास्त्र की चीज़ों को लाना होगा, तभी वो समष्टि संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन यहाँ पर हो पाएगा। आगे बच्चों समझ में? इसके बाद है इन सब के लिए समष्टि अर्थशास्त्र के विद्वानों ने को करारोपण, बजट नीति, मौद्रिक नीति, ब्याज दर, मजदूरी, रोजगार व उत्पादन स्तर के बाजार पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन करना होता है। इन सब के लिए समष्टि अर्थशास्त्र के जो विद्वान हैं उनको क्या करना होता है कि जो करारोपण की नीति है, जो कि हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं करते कि किस किस पर कितना कर लगाया जाए, बजट नीति है कि सरकार के जो आय और व्यय का लेखा जोखा है, मौद्रिक नीति है जो कि बैंकों के द्वारा अपनाई जाती है, ब्याज दर है, मजदूरी है, रोजगार है, उत्पादन स्तर है, उसका जो बाजार पर जो पड़ने वाले जो प्रभाव है उसका अध्ययन करना बहुत आवश्यक हो जाता है। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र का मूल किससे है? व्यष्टि अर्थशास्त्र में ही है। यदि हम बात करें कि व्यष्टि अर्थशास्त्र है उससे कि उसी से क्या हुई है? समष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हुई है। कैसे? क्योंकि इसमें मांग व पूर्ति की शक्तियों के समस्त प्रभाव का अध्ययन करना होता है तथा इन शक्तियों में परिवर्तन के लिए उचित नीतियों को भी प्रयोग करना पड़ता है। मांग और पूर्ति दोनों के द्वारा क्या हुई? संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा निर्धारित हो गई, लेकिन यदि हमें आवश्यक लगेगा तो हमें उस पर परिवर्तन भी करना होगा। तो वो परिवर्तन व्यक्तिगत रूप से नहीं हो सकता, वो व्यक्तिगत होगा, वो परिवर्तन होगा समष्टिगत रूप से, जो कि संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वो परिवर्तन होगा जिसका प्रभाव की व्यक्तिगत पर भी पड़ेगा। आ रहा है बच्चों समझ में कि मांग और पूर्ति के समस्त प्रभाव का हम अध्ययन तो कर लेते हैं व्यक्तिगत में, व्यष्टि में, लेकिन इन शक्तियों में परिवर्तन के लिए हमें क्या करना होगा? उचित नीति अपनानी पड़ेगी, जो कि हम समष्टि अर्थशास्त्र में अपनाते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में? अभी हमने नाम लिया था एडम स्मिथ का, एडम स्मिथ का नाम लिया था हमने अभी, जिसको हम कहते हैं आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक। ठीक है, जो सबसे पहले जो अर्थशास्त्र है वो अर्थशास्त्र के नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि राजनीति विज्ञान की एक शाखा राजनीतिक अर्थशास्त्र में हम अर्थशास्त्र का अध्ययन करते थे कि पहले अर्थशास्त्र को राजनीतिक अर्थशास्त्र के रूप में जाना जाता था। जो स्कॉटलैंड निवासी और ग्लासगो विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं, ये कहाँ के हैं? एडम स्मिथ स्कॉटलैंड में रहे हैं, जबकि ग्लासगो विश्वविद्यालय में इन्होंने प्रोफेसर बने हैं। इनकी जो पुस्तक है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पुस्तक का नाम आपको याद भी रखना है, ये भी याद रखना है कि ये कब प्रकाशित हुई थी? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 में प्रकाशित हुई थी। पुस्तक का नाम क्या है? एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस, जो कि 1776 में प्रकाशित हुई थी। इस पुस्तक के द्वारा इन्होंने को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। इन्होंने इसमें बताया था कि किस प्रकार से देश का कल्याण होगा। इसका नाम ही क्या है? वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, देश के कल्याण के बारे में इन्होंने बात की थी, कल्याण आधारित परिभाषा भी दी थी। इसमें से पहले फ्रांस के फिजियोक्रेट्स राजनीतिक अर्थशास्त्र के विचारक थे। जो इसमें से पहले जो फ्रांस के जो फिजियोक्रेट्स थे वो क्या थे? राजनीतिक अर्थशास्त्र। पहले राजनीतिक अर्थशास्त्र के रूप में अध्ययन किया जाता था ना, तो उसके विचारक थे फिजियोक्रेट्स। कहाँ के? फ्रांस के। इसके बाद एडम स्मिथ है। फिर अर्थशास्त्र को क्या किया जाता है? एक अलग शाखा के रूप में अध्ययन किया जाता है, एक अलग विषय के रूप में अध्ययन किया जाता है, जिसे इसीलिए हम इनको आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं। आ रहा है बच्चों समझ में? इसके बाद है कि समष्टि अर्थशास्त्र की क्या विशेषता है। हमने इतनी सारी चीज़ों का अध्ययन कर लिया, हमने देखा कि समष्टि अर्थशास्त्र क्यों आवश्यक है, समष्टि अर्थशास्त्र व्यष्टि अर्थशास्त्र से किस प्रकार से भिन्न है, कैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सब चीज़ें देख ली। अब हम देखते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र की क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इसकी जो विशेषताएं हैं वो है कि समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र की नीतियों को सरकार स्वयं करती है या उसके वैधानिक निकाय जैसे आरबीआई, सेबी आदि द्वारा निर्धारित किया जाता है। हमने पढ़ा कि मांग और पूर्ति के द्वारा जो भी संतुलन है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र में हो जाता है, लेकिन उसमें जो परिवर्तन है, जो नीतियां अपनाई जाती हैं वो किसके द्वारा अपनाई जाती है? समष्टि अर्थशास्त्र में अपनाई जाती हैं। तो वो नीतियां कौन अपनाता है? वो नीतियां कौन अपनाता है? सरकार। या तो सरकार स्वयं अपनाएगी या सरकार ने जो वैधानिक निकाय बनाए हैं जो कि नीतियों को बदल सकते हैं या नीतियों में परिवर्तन कर सकते हैं या नीतियां लागू कर सकती हैं, जैसे कि आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सेबी, ये सब क्या है? वैधानिक निकाय हैं जिनके द्वारा क्या किया जाती है? नीतियां अपनाई जाती हैं, जो कि पूरे देश में लागू होती हैं, जो कि व्यष्टि को भी क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। ठीक है, दूसरी विशेषता क्या है कि समष्टि अर्थशास्त्र के निर्णयकर्ताओं का लक्ष्य व्यक्तिगत लक्ष्यों या निजी लाभों को प्राप्त करना नहीं होता, बल्कि ये सार्वजनिक लक्ष्यों के लिए कार्य करते हैं। जो
निर्णयकर्ता जो लोग होते हैं, हमने सारी विशेषताएं पर सारी जो बातें अध्ययन की थी अब इससे पहले, उसके आधार पर ये विशेषता निकल के आ रही है कि जो हमने पढ़ा था कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र में जो निर्णयकर्ता होते हैं, आर्थिक एजेंट होते हैं, वो एक व्यक्ति होता है, उसके द्वारा निर्णय लिया जाता है और वो जो निर्णय है वो अपने निजी हित में लेता है। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में जो निर्णय होते हैं वो सार्वजनिक लक्ष्यों को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं, सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर लिए जाते हैं। यहाँ यही है कि समष्टि अर्थशास्त्र के निर्णयकर्ता का लक्ष्य व्यक्तिगत लक्ष्य या निजी लाभों को प्राप्त करना नहीं होता, क्योंकि वो व्यक्तिगत या निजी नहीं होता, बल्कि उसका लक्ष्य क्या होता है, सार्वजनिक लक्ष्यों के लिए कार्य करते हैं। जो सार्वजनिक लक्ष्य, जैसे मैंने बताया ना कि सभी लोगों के लिए क्या हो, खाना उपलब्ध हो, ठीक है, सभी लोगों को पीने के लिए स्वच्छ पानी हो, सभी को शिक्षा, निःशुल्क इलाज उपलब्ध हो। तो ये सारी चीज़ें क्या है, सार्वजनिक लक्ष्य हैं, जिसका निजी हितों के लिए कार्य नहीं होता, या सार्वजनिक लक्ष्यों के लिए कार्य होता है। किसमें? समष्टि अर्थशास्त्र में। आगे बच्चों समझ में इस तरीके से आपको लिखना है, विशेषताएं हैं। अतः समष्टि अर्थशास्त्र, हमने इतना सब कुछ पढ़ा समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में, तो इसमें क्या निकला इसका एसेंस, कि इसमें व्यापक या समग्र स्तर पर अध्ययन किया जाता है, व्यक्तिगत इकाई के समूह और देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है। समष्टि अर्थशास्त्र में देश की हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं जो व्यक्तिगत इकाई है उसके समूह का अध्ययन इसमें करेंगे। समग्र रूप से और व्यापक स्तर पर इसमें अध्ययन किया जाता है। सामान्य आय व रोजगार सिद्धांत, अर्थव्यवस्था में आय व रोजगार के जो निर्धारण है वो किसमें होता है, समष्टि अर्थशास्त्र में होता है, क्योंकि संपूर्ण का अध्ययन करता है। आ रहे बच्चों समझ में। इसके बाद है कि समष्टि अर्थशास्त्र में देश में राष्ट्रीय आय का स्तर, रोजगार का स्तर, बचत, विनियोग, सामान्य कीमत स्तर और आर्थिक विकास में उतार चढ़ाव का अध्ययन किया जाता है। अब आपसे पूछा जाए कि समष्टि अर्थशास्त्र में किन किन चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, तो इन सब का, कि संपूर्ण देश की आय कितनी है, संपूर्ण देश में बचत कितनी है, संपूर्ण देश में विनियोग कितना है, संपूर्ण देश में आर्थिक विकास में उतार चढ़ाव कितना आ रहा है, संपूर्ण देश में रोजगार का स्तर कितना है। तो ये सारी जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था की बातें हैं, संपूर्ण अर्थव्यवस्था के जो परिवर्ती चर हैं, उनका अध्ययन हम किसमें करते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में करते हैं। अब जो गार्डनर एकले हैं उन्होंने इसकी बहुत अच्छी परिभाषा दी है, मुझे तो ये परिभाषा बहुत ही पसंद है, जो कि अच्छे से हमें समझाती भी है। कि माना कि एक जंगल है, ठीक है, और जंगल में क्या है, पेड़ है, तो जो पेड़ों का अध्ययन है, एक एक पेड़ का अध्ययन करेंगे तो वो क्या हो गया, व्यष्टि अर्थशास्त्र। और यदि हम संपूर्ण जंगल का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें विभिन्न प्रकार के पेड़ हैं, कई तरह की चीजें हैं, तो उसका अध्ययन हम करेंगे तो वो कहलाएगा समष्टि अर्थशास्त्र। यहाँ पर कहा है कि गार्डनर एकले ने कि समष्टि अर्थशास्त्र का एक जंगल की प्रकृति का अध्ययन करता है, ना कि उससे जो पेड़ पौधों का, जिससे कि क्या है, जंगल बना है, वो पूरी जंगल की प्रकृति का अध्ययन कर रहा है कि जंगल में किस तरह के का वातावरण है, किस तरह की घासें हैं, क्या है, वो ये नहीं करेगा, एक एक पर्टिकुलर पेड़ पौधे का अध्ययन नहीं करेगा, बल्कि पूरे जंगल का अध्ययन करेगा। तो वो होता है समष्टि अर्थशास्त्र। तो आपको समझ में आ गया होगा कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, जिसमें समग्र रूप से व्यापक स्तर पे संपूर्ण अर्थव्यवस्था में बचत, विनियोग, कितना रोजगार का स्तर है, क्या आय का स्तर है, ये सब अध्ययन करते हैं। हमने ये भी जाना कि व्यष्टि अर्थशास्त्र से समष्टि अर्थशास्त्र किस प्रकार भिन्न है, और समष्टि अर्थशास्त्र का मूल भी क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र है। समष्टि अर्थशास्त्र की विशेषताएं क्या क्या होती है और समष्टि अर्थशास्त्र की आवश्यकता क्या हुई, हमने ये सारी बातें यहाँ पर जानी। ठीक है बच्चों, तो आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि समष्टि अर्थशास्त्र है उसका उद्भव किस प्रकार से हुआ, कि कैसे समष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हुई। अचानक से पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र चल रहा था और सब चीज़ें सेट थी, लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई और किसने इसमें अपना क्या किया, योगदान दिया, इसके बारे में हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।